नमस्कार। मैं दिलीप सरोसे राज सिंहासन आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और डियर स्टूडेंट, जो भी यूपीएससी हो, पीएससी हो या अन्य स्पर्धाएं परीक्षाएं हो या दर्शक हो, आप सभी का इस चैनल के द्वारा हार्दिक स्वागत है। यह हमेशा की तरह आज हम और एक अत्यंत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के ऊपर इलस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मूल अधिकार। हमारे भारतीय संविधान ने भारत के सभी नागरिकों के लिए मूल अधिकार, जिसे संविधान से सुरक्षितता प्रदान कराई गई है, जिसमें हमने देखा कि भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिक को 6 प्रकार के मूल अधिकार का प्रगटीकरण करवाया गया है की ओर से, जैसा कि समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, छठवा संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके पहले हमें और शुरुआती दौर पर एक अधिकार मिला था, जिसे संपत्ति का अधिकार कहला जाता था। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां निर्माण हुई कि संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार के लिस्ट में से विसर्जित करना पड़ा और उसे कानूनन अधिकार बना दिया गया। तो देखिएगा, भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को कुल मिलाकर 6 प्रकार के मूल अधिकार दिलाए हैं। सबसे पहला अधिकार समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, उसके बाद धर्म के स्वातंत्र का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, तथा इन सभी के ऊपर और एक विशेष अधिकार है, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यद्यपि पहले 5 अधिकारों का मूल अधिकारों का पहले 5 वाले का किसी नागरिक के लिए हनन होता है, तो ऐसे समय वो हनन को रोकने हेतु या प्रतिकार दिलाने हेतु संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये वापरा जाएगा। और मूल अधिकारों के ऊपर स्पर्धा परीक्षा में लगभग पूछा जाता है या इलस्ट्रेशन करके मेंस में भी लिखा कर लिया जाता है। तो इसके ऊपर थोड़ा ख्याल देना। आज के क्लास में हम देखने जा रहे हैं स्वतंत्रता का अधिकार एवं कुछ मुद्दों के साथ अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता की
पॉलिटिशियन, साइंटिस्ट ने लगभग अनेक प्रकार की व्याख्याएं की, लेकिन जनरल तौर पर कुछ व्याख्याएं, कुछ अल्फाज चलाए जाते हैं। किसी भी इंसान को अपने आप को तरक्की के प्रति ले जाने हेतु किसी भी प्रकार का रोक ठोक की प्रक्रिया ना हो। यद्यपि कोई भी इंसान हो भारत में, कोई भी वंश का हो, कहीं का भी जन्म स्थान हो, जो भी हो, जैसा भी हो, उसे स्वतंत्रता के आधार पर अपने आप को अपने जीवन में तरक्की कराने हेतु बगैर किसी रोक ठोक की पूरी संधि उपलब्ध कराई जाएगी। इसका मतितार्थ स्वतंत्रता में आता है। दूसरी बात, विशिष्ट संवैधानिक पद्धति के मर्यादा में रहकर, विशिष्ट संवैधानिक पद्धति की मर्यादा में रहकर अपने आप को स्वप्रयास से तरक्की की ओर ले चले जाए, ताकि किसी संवैधानिक कानून या नियमन का उल्लंघन ना हो। ऐसी स्थिति में अपने आप को एक तरक्की प्रत ले जाने की रास्ता, इसे भी लगभग स्वतंत्रता कहलाया जाता है। तो देखिए, मूलाधिकारों में भारतीय नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार दिलाया गया है, जिसे संवैधानिक तौर पर सुरक्षितता प्रदान कराई गई है। और संविधान भाग 3 अनुच्छेद में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक सभी मूल अधिकारों की संरचनाएं दिलाई गई है। यद्यपि ऐसा मानकर चलिए कि संविधान भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहलाया गया है, जैसा कि एक इंसान का शरीर चलाने की जो शक्ति की गरज होती है, वो शक्तियां इसमें दिलाई गई है। संविधान भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 मूल अधिकार। अब यहाँ पे देखिएगा, आज के क्लास में स्पेशल तौर पर स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आने वाले कुछ उपबंध जिसके संबंध में चर्चाएं कराई जाएंगी। तो अभी हम देखते हैं, सबसे पहले स्वतंत्रता का अधिकार संविधान भाग 3 में अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक कराया गया है, जिसका विवरण, जिसका सारांश, जिसका विवरण, जिसकी स्थितियां संविधान भाग 3 के अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 स्वतंत्रता का अधिकार जो मूलाधिकार है, इसका 19, 20, 21, 22 अनुच्छेद के तौर पर परिपूर्णता विवरण दिलाया गया है। इतनी बात ख्याल में रखना, पर्याय में आपको पूछा जाएगा। अब देखते हैं वो क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। उसके अंतर्गत हमें जो कुछ उपबंध दिलाए गए हैं, उसमें देखते हैं सबसे पहले वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब देखिएगा, राज्य वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस प्रकार से हर किसी इंसान को
देता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं वाक। वाक का मतलब होता है हम मुंह में से वाक्य प्रचार निकालेंगे, बोलेंगे। जिस शब्द के जरिए से, जिस वाणी के जरिए से हमारे वाक्यांश ध्वनि के द्वारा बाहर निकलते हैं, उस वाक्यांश कहलाया जाता है। और उससे बना वाक। वाक का मतलब होता है शब्द था ध्वनि द्वारा अल्फाज बाहर निकालना। इसका मतलब ये हुआ सीधा सीधा कि विचारों को प्रसारित करना। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में विचारों को प्रसारित करना, प्रेस की स्वतंत्रता, व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता, ये सब बातें इसमें आ जाएगी। अब ये देखते हैं क्या होता है वाक स्वतंत्रता। वाक स्वतंत्रता का मतलब ये होता है किसी भी विषय वस्तु पे हम खुद की ओर से वाक्यांश कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ऐसे कोई भी मूलभूत मुद्दे हो, जो मूलभूत मुद्दे हैं, जो बगैर मूलभूत मुद्दे हैं, जो किसी स्थिति को तैयार हुए मुद्दे हैं, या किसी स्टेज पे या सार्वजनिक कार्यक्रम में हमें भाग लेना है, वहां से बातचीत करते हैं, भाषण देते हैं। ऐसे सभी वो स्थितियां जो वाक स्वतंत्रता के अधीन होगी। बाद में यहाँ पे भी दर्शाया गया है ऐसी कोई स्थितियां होती है जहां पे वाक स्वतंत्रता पे भी विशेष तौर पर विशेष स्थितियों में राज्य प्रतिबंध लगा सकता है, जबकि हमें मूलाधिकारों को संविधान की ओर से संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त हो चुकी है। बावजूद ऐसी कोई स्थितियां होती है जिसमें राज्य वाक स्वतंत्रता पे प्रतिबंध लगा सकता है। इसके बारे में बात में देखते हैं। तो देखिएगा, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचारों को प्रसारित करना एक बात। दूसरी बात, जैसा कि विचारों की प्रसारित करना, इसके साथ में भी और एक दिलाया गया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक के द्वारा हमने हमारे विचारों को वाक स्थिति में बदल डाला। हमारी स्वतंत्रता, जहाँ पे सम्मेलन है वहां पे हमने कुछ संभाषण दिए, किसी विशेष स्थितियों में हमने बातचीत की, किसी मुद्दे को उलझाने के लिए हमने हमारी ओर से कुछ प्रसारित किए, हमारे अल्फाज, ये हो गई वाक स्वतंत्रता। इसके साथ में जब हमारे अभिव्यक्ति, हमारे अंतर्गत कुछ ऐसी घटनाएं हैं, कुछ स्थितियां हैं कि जिसे हम एक प्रेस के माध्यम से भी जारी कर सकते हैं। विचारों को प्रसारित करना वाक की तरफ से हो गया, मुंह की तरफ से बोलना हो गया, संभाषण हो गया, या सभा मंच पे जाकर अपना अभिभाषण दिलाना हो गया। इसके बाद देखते हैं प्रेस की स्वतंत्रता। यह वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आएगा। अब मुद्दा क्रमांक 2 देखते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता। जैसा कि किसी स्थितियों में ऐसा समय आता है कि हमारे वाक के द्वारा हमारे विचार पहुंचाए नहीं जाते। ऐसे स्थितियों में प्रेस की स्वतंत्रता हमें प्राप्त होती है। हम प्रेस में जाकर प्रेस के रिपोर्टर के जरिए प्रेस हमारा जो भी वाक्यांश है, वाक है, संभाषण है या हमारे विचार है, उसका लेख प्रेस की स्वतंत्रता के अंतर्गत के अधिकार के मुताबिक
ये छपा जा सकता है हमारा लेख, या प्रेस को वो स्वतंत्रता दिलाई जाती है और जिसे वर्तमान पत्र कहलाया जाता है, अखबार कहलाया जाता है, कि किसी भी विषय वस्तु के संदर्भ में प्रेस को लिखने का और छपाई करके लोगों की तरफ पहुंचाने तक देने का अधिकार दिलाया गया है। वो लेख को पब्लिश करने का अधिकार प्रेस की स्वतंत्रता में आता है, जो हमें हर इंसान को, नागरिक को स्वतंत्रता के अंतर्गत आने वाला उपबंध होगा, सब कॉलम होगा। इसके बाद देखते हैं व्यावसायिक विज्ञापन की व्यवस्था, व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता। यदि कोई इंसान कहीं पे भी अपने जीवन यापन कराने हेतु, अपना व्यवसाय कराने हेतु, या प्रगति के तौर पर, तरक्की के तौर पर व्यवसाय कराने हेतु अपना जो भी जमावड़ा सेटलमेंट करना चाहता है, उसमें स्वतंत्रता अधिकार के अधीन एक उपबंध है, जो कि व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता। इस कॉलम के अंतर्गत वो अपने व्यवसाय का प्रचार कर सकता है, प्रसार कर सकता है, और व्यावसायिक विज्ञापन देकर, जो प्रेस के द्वारा भी दिया जा सकता है, जो एजेंसियों के द्वारा भी दिया जा सकता है, जो पॉम्पलेट निकाल कर भी दिया जा सकता है, एक भी स्वतंत्रता हमें स्वतंत्रता मूल अधिकार के दरमियान के जरिए से प्राप्त हो चुकी है, व्यावसायिक स्वतंत्रता। उसके बाद अब इसमें दूसरी बात देखते हैं हम, शांतिपूर्ण सम्मेलन अधिकार। इसके बाद हमें स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही दूसरा कॉलम मिला है, दूसरा उपबंध मिला है, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार। यद्यपि शांतिपूर्ण तथा निरायुध सम्मेलन करने का अधिकार यह हमें प्राप्त हुआ है। अब इसके बारे में हम सीधे तौर पर एक बात देखते हैं। हो सकता है कि हम वाक प्रचार द्वारा या प्रेस द्वारा ये हथकंडे हमने अपना लिए, सिवाय इसके अगर हम लाखों की तादाद में सभी जनताओं को ये मुद्दा उनके सामने रखना चाहते हैं, कुछ मुद्दों में उलझने या स्थिति है, जो भी स्थिति है वो सामने रखना चाहते हैं, फिर वो किसी भी प्रकार का मुद्दा हो, राजनीतिक हो, व्यापारिक हो, मनोरंजनात्मक हो, इसके लिए हमें ये भी अधिकार प्राप्त हो चुका है कि जैसा शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन का अधिकार। अब यहाँ पे मुद्दा देखिएगा, अगर हमें सम्मेलन लेना है तो सार्वजनिक जगह पे हम किस सरकार की परवानगी लेकर उनके तहत शांति युक्त सम्मेलन कर सकते हैं, सम्मेलन ले सकते हैं। उस सम्मेलन में किसी प्रकार का हथियार ना हो, किसी प्रकार का हथियार ना हो, ऐसी स्थिति ना हो कि जिससे हमारी संवैधानिक स्थितियां या कानून भंग हो सकता है, ऐसी स्थितियां ना हो। ऐसे और जो विकास के संदर्भ में हो, जो मुद्दा किसी गलत स्थिति होगी उससे सुधारने के लिए हो, ऐसे जगह पे हमें सार्वजनिक जगह पे शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार इसी अधिकार के तौर पर, उपबंध के तौर पर प्राप्त हुआ है। लेकिन क्या क्या स्थितियां होनी चाहिए सम्मेलन लेने के लिए, ये आपने समझ लिया होगा। इसके बाद देखते हैं हम
संघ या सहकारी समिति बनाना स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत ये तीसरा उपबंध है हमारा, संघ या सहकारी समिति बनाना। जनरली देखा जाता है कि सम विचारों को इकट्ठा करके विशेष तत्वज्ञान के साथ ऐसी प्रावधानिक बातें और स्थितियां बना ली जाती है कि जो अनेक व्यक्तियां दी हुई विचारों के आधार पर एकता दर्शाते हैं और उसका कानून रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, उस संघ के आधार पर कहलाया जाएगा। संगठित होना, संघ का मतलब संगठित करना, और संघ या संगठित होना किसी विशेष उद्देश्यों को पूर्ति हेतु ही कराया जाता है। तो इसीलिए हमें संघ बनाने के लिए स्वतंत्रता का अधिकार, ये मूलाधिकार के अंतर्गत ये तीसरा उपबंध का अधिकार भी प्राप्त हुआ है। संघ व्यापारिक संघ भी हो सकता है, व्यावसायिक संघ भी हो सकता है, राजनीतिक संघ भी हो सकता है, उत्पादकीय क्षेत्र में भी संघ हो सकता है, सेवा क्षेत्र में भी संघ हो सकता है, समितियां बना सकते हैं। तो जिसका उद्देश्य हमें एक समान उद्देश्य को लेकर कार्य कराने हेतु एक के बजाय अनेक लोग इकट्ठा आते हैं और जो रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं उसे संघ कहलाया जाएगा या सहकारी समितियां कहलाई जाएगी, जिसको अपने अपने उद्देशीय क्षेत्र में कार्य कराने हेतु हमें हमारे संविधान से मूलभूत अधिकारों के अंतर्गत जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसके अंतर्गत पूरी तरह से हमें सुसंगति दिलाई गई है, या हमें इस अधिकारों के लिए स्वतंत्रता दिलाई गई है। तो ये हो गया व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता या संघ या सहकारी समिति का बनाना। इसके बाद देखते हैं पॉइंट नंबर 4, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवाज संचलन का अधिकार। हमारे देश के अंतर्गत जितने भी घटक राज्य है, जितने भी यूनियन टेरिटरीज है, जितने भी अधिरक्षित क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों से, सभी घटक राज्यों से या सभी यूटी से पूरे अखिल भारतीय संघ जो बना, उस संघ के नागरिक को पूरे संघ के अंतर्गत आने वाली सभी क्षेत्रों में भ्रमण करने का अधिकार दिलाया गया है, जिसे कहलाया जाएगा भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवाज संचरण का अधिकार। संचरण करने के लिए कोई बाधा नहीं होगी, उसमें आवाज संचलन करने का अधिकार केरला से लेकर इधर चले जाइए, जम्मू तक चले जाइए, आसाम से लेकर महाराष्ट्र, गुजरात से लेकर तमिलनाडु, आंध्रा से लेकर आप उधर राजस्थान, किधर भी। तो ये भारत का, संघीय भारत का नागरिक, इसको हमारे संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत उपबंध ये दिलाया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवाज संचलन कर सकते हैं। अब यहाँ पे जरा देखिएगा, इसका उद्देश्य ये था कि राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकात्मता, सभी का सम्मान हो, सभी को अपनापन समझे, सभी को राष्ट्रीय एकात्मता का
महत्व समझा दिया जाए या समझने में कोई दिक्कत ना हो, ये उद्देश्य अखिल भारतीय आवास संचरण का अधिकार हमें स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कॉलम नंबर 4 में दिलाया गया है। इसके बाद देखते हैं हम कोई भी व्यापार, कारोबार या व्यवसाय करने का अधिकार है। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ये भी कॉलम आता है कि कोई भी व्यापार, कारोबार, व्यवसाय करने का अधिकार सभी भारतवर्ष के नागरिकों को प्राप्त होगा और इसे संविधान द्वारा हमें सुरक्षितता प्रदान होगी। तो जरा देखिएगा इसमें, यद्यपि सागर किनारे की ओर से आने वाले मछलियों का उत्पादन वहां के व्यापारी अपने कारोबार द्वारा देश के अन्य कोई भी जगह पे बेचना चाहते हैं, वहां पे बेचना चाहते हैं, जो खुले बाजार के तौर पर बेच सकते हैं, कोई रुकावट नहीं होगी। उसके लिए हमें अधिकार प्रदान कराया गया है। किसी विशेष क्षेत्र से ड्राई फ्रूट आता है, जो ड्राई फ्रूट वहां पे उपस्थित होती है और पूरे देश की तरफ वो कारोबारी उसके जो कारोबार करते हैं, वो कारोबार के माध्यम से पूरे देश के किसी भी कोने तक पहुंचा सकते हैं। तो इस बात का अधिकार भी हमें संविधान ने स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आने वाले उपबंध के जरिए दिलाया है। कारोबार किसी भी चीज का भारत में कहीं भी किया जाता है, आवास संचरण की तरह ये भी होता है। दूसरी बात व्यावसायिकता, दूसरी बात देखते हैं हम व्यावसायिकता। व्यवसाय का मतलब क्या होता है? व्यवसाय करना। और व्यवसाय में व्यापार के तौर पर बात अलग हो गई। व्यवसाय छोटे छोटे व्यवसाय होते हैं जो उत्पादन के क्षेत्र में नहीं रहते। ये कारोबार उत्पादन के क्षेत्र में भी रह सकते हैं। व्यवसाय थोड़ा सा बैलेंस लगाकर, थोड़ा सा भांडवल लगाकर अपना व्यवसाय करते हैं। जैसा कि विंटर में शॉल का, स्वेटर का उत्पादन होता है किसी विशेष घटक राज्य में, वहां से पूंजी से लेकर वो उत्पादन दूसरे स्टेट में जाकर वहां के लोग या दूसरे स्टेट के लोग वहां पे जाकर उत्पादन खरीद कर अपने स्टेट में उसका व्यवसाय कुछ मुनाफे के आधार पर कर सकते हैं। छोटे छोटे व्यापारी कहलाएंगे जो बहुत सारे भांडवलदार नहीं होते। भांडवलदारों का कारोबार होगा, उत्पादन के क्षेत्र में होंगे, व्यवसाय थोड़ा सा बैलेंस लगा के अपना व्यवसाय निकालेगा। तो ये व्यवसाय भी देश के अंतर्गत किसी भी कार्य कोपरे में जाकर अपना व्यवसाय कर सकते हैं, जिसे हमें स्वतंत्रता के अधिकार के उपबंध के अंतर्गत प्राप्त हो चुका है व्यवसाय को। इसके बाद सेवा उद्योग लीजिए। कुछ आजकल सेवा उद्योग के बारे में बहुत सारा अभिसरण हो चुका है, बहुत सारी क्रांति हो चुकी है। सेवा उद्योग के संदर्भ में देश का कोई कोने का इंसान देश के किधर भी जा सकता है और वहां पे सेवा उद्योग के जरिए से लोगों से जुड़ सकता है। वहां पे वो अपनी सेवाओं का प्रगतिकरण कर सकता है। इसकी भी उसे स्वतंत्रता प्राप्त हो चुकी है। ख्याल रखिएगा, स्वतंत्रता मौलिक अधिकार के अंतर्गत आने वाले कुछ ऐसे उपबंध हैं। ये हो गया। उसके बाद में देखते हैं हम कारोबार का अधिकार, 5 तक हो गया। इसके बाद में अभी तक हमने यही देखा कि केवल हमें जो 5 उपबंध मिले थे
स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत, जिसे मूल अधिकार कहलाया गया था और संविधान से हमें संरक्षण था। लेकिन मैंने शुरुआती दौर पर कहा था कि इसे भी कहीं कहीं मर्यादा है, और वो मर्यादा में संबंधित घटक राज्य इस अधिकारों पे रुकावटें डाल सकता है। ये उसका नेगेटिव पॉइंट। अभी तक हमने कौन सा पॉइंट देख लिया? सही से मायने देख लिए। अब इसमें भी हर इसमें दो पॉइंट है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव के संदर्भ में हमने देख लिया, स्वतंत्रता का अधिकार पॉजिटिव संदर्भ हमने देख लिए। अखा देश, सभी भारत संघ, हर चीज के लिए जो जो कॉलम देखे उसके लिए सभी खुला था। लेकिन अभी यहाँ पे हम इसके नेगेटिव के संदर्भ में देखते हैं। नेगेटिव की बात है कि ऐसी स्थितियां हो जहां, एक मिसाल के तौर पर बोलता हूं, हमें वाक स्वतंत्र मिल चुका है, प्रेस स्वतंत्रता मिल चुकी है, पर हमें देश के अंदर कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता मिल गई है। जनरली तौर पर जहां पे राष्ट्रीय एकात्मता और राष्ट्रीय अखंडता, ये दो अल्फाज के बाजू में घूमने वाले सभी वो स्थितियां जहां पे विभेदीकरण होने की आशा है, ऐसे हमारे वाक विचार अल्फाज या हमारे मुद्रण की टंकनी की स्थितियां अगर उपलब्ध होती है, ऐसे समय हमें निगेटिव एक्शन लेनी होगी। हमारे लिए राज्य को निगेटिव एक्शन लेनी होगी। सम्मेलन का अधिकार दिया है, सम्मेलन भरा है, लेकिन वो सम्मेलन की वजह से यदि आपकी ट्रैफिक को, आवागमन को तकलीफ महसूस होती है, ऐसे समय 144 धारा के अंतर्गत उस सम्मेलन को रोकने का, प्रतिबंध करने का अधिकार राज्य को है। दूसरी बात, समाज का स्वास्थ्य यद्यपि बिगड़ता है, आपको जिस प्रकार से भ्रमण का अधिकार दिला है समाज के अंतर्गत, संघ के अंतर्गत, लेकिन आपके भ्रमण से यद्यपि समाज का, शहर का, राज्य का, देश का सार्वजनिक स्वास्थ्य बिगड़ता है, ऐसे समय यहाँ पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है घूमने में। अब जैसा कि मिसाल के तौर पर मानना पड़ेगा कि किसी स्थिति को एडजस्टमेंट करने हेतु ऐसे कोई समाज में घटक होते हैं जो शरीर विक्रय का धंधा करते हैं, जिसके द्वारा समाज में पूरी तरह सामाजिक स्वास्थ्य का उच्चाटन हो जाएगा, गलत संदेश मिलेगा, जो कि एक सामाजिक प्रतिबंध में आदर्शों के तौर पर उसे अलगता दर्शाई जाएगी। ऐसी एक स्थितियां, और दूसरी एक ऐसी स्थितियां जैसा कि मानव निर्मित हो या नैसर्गिक निर्मित हो, एक स्टेट के इंसानों से संघ के अनेक देश के अनेक स्टेटों में कुछ बीमारियां फैल सकती है, जो वहां के सार्वजनिक शरीर स्वास्थ्य को, सार्वजनिक सामाजिक स्वास्थ्य को नुकसानदेह ठहरा सकता है। ऐसे स्थितियों में संबंधित घटक राज्य भ्रमण के मूल अधिकार पे प्रतिबंध लगा सकता है। दो बातें हमने देख ली, और इसके बाद देखते हैं हम भारत की, जैसा कि हमने अभी कहा आपको, राज्यवाद एवं अभिव्यक्ति अधिकार को लगा सकता है। कब लगा सकता है? हमारे अभिव्यक्ति के माध्यम से हम लिख रहे, कुछ भी लिख रहे,
या हमारे मुंह में से जो हम संभाषण दे रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं, जो वार्तालाप हो रही है, जो सम्मेलन हो रहे हैं, वहां पे अगर भारत की एकता एवं स्वप्रभुता को प्रभावित होती है, मैंने कहा सबसे पहला भारत देश संघ राज्य, उसके साथ शब्द जुड़ाया गया है भारत की अखंडता, भारत की एकता। ये सबसे पहले प्राथमिकता के तौर पर हमें अधिकार दिला है, वाक्य अधिकार दिला है, बोलने के अधिकार दिला है, हमें प्रेस के द्वारा लिखने के अधिकार दिला है, छपाई के अधिकार दिला है। लेकिन वो अधिकारों के द्वारा यद्यपि हमारे ओर से किसी स्थितियों में एकता, अखंडता, राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्र की संप्रभुता से कुछ गलत मायने होते हैं, ऐसे समय हमारे सभी अधिकार, यह अधिकार पे रोक लगाई जाएगी। ये प्रतिबंध के आधार है। और दूसरी बात देखते हैं, राज्य की सुरक्षा खतरे में हो, हमें बोलने का अधिकार दिया है, हम बोल रहे, समाज के अंदर अगर हमारे ओर से ऐसी कोई संदेश जाए कि जिससे इस राज्य को खतरामय स्थिति पैदा हो, झगड़ा होने वाली स्थिति हो, कानूनन स्थिति या संवैधानिक स्थिति या सही मायने में नहीं रहती हो, उसमें दखल अंदाजी होती हो, ऐसे समय भी हमें इस अधिकार के प्रतिबंध लगाने का अधिकार राज्य को दिलाया गया है। दूसरी बात, विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध पे आज आ सके। देखिए, वाक एवं अभिव्यक्ति, बोलना मुंह से, अल्फाजों से वाक्य बाहर निकालना ध्वनि के माध्यम से, एवं लिखाई के द्वारा, छपाई के द्वारा, अभिव्यक्ति प्रेस के द्वारा अपना पब्लिसिटी करना, उस पे कौन कौन सी स्थितियों में हमें प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जिसके बारे में देख रहे हैं। जैसा कि इन्होंने कहा, विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध पे आज आ सके। हमारा देश का कोई भी नागरिक अगर विदेशी में जाता है या यहीं से ऐसी कुछ स्थितियां पैदा करता है अपने अल्फाजों के द्वारा कि विदेशियों के साथ हमारे संबंध बिगड़ सकते हैं, जो राजनैतिक संबंध होते हैं, ऐसे समय भी इस अधिकार पे प्रतिबंध लगाया जाता है। इसके बाद देखिएगा, सार्वजनिक आदेश की अवहेलना। सार्वजनिक आदेश कौन निकालता है? गवर्नमेंट निकालती है। राज्य में राज्य की सरकार के सार्वजनिक आदेश चलते हैं, संघ में केंद्र सरकार की सार्वजनिक आदेश चलती है। जब सार्वजनिक आदेश निकल चुका हो और हम उसके मुताबिक नहीं चल रहे, जो इसका मतलब ये होता है कि हम उस आदेश का एक प्रकार से अपमान कर रहे हैं, या उस आदेश, सार्वजनिक निकला हुआ आदेश हम अवहेलना कर रहे हैं। ऐसे समय भी हमारे वाक प्रयोग का कोई अधिकार नहीं रहेगा, उसमें प्रतिबंध लगाया जाएगा। न्यायालय की अवमानना, कोर्ट का आदेश, हमें पता है कि हमें इस प्रकार से स्वतंत्रता अधिकार प्राप्त हो चुका है, जो मूल अधिकार है, जो हमारे संविधान उसकी सुरक्षा भी देता है, प्रदान करता है। लेकिन ऐसी स्थिति जहां हम कहीं ना कहीं स्थितियों के बगैर न्यायालय आदेश नहीं निकाल सकता। न्यायालय आदेश उस समय समाज में निकाला जाता है या किसी आदमियों के प्रति निकाला जाता है कि जो असंवैधानिक स्थितियां पैदा कर रहा हो, या एक शासन निर्मित विधि जो होती है उनके विघटित कार्य कर रहा है, उसका उल्लंघन कर रहा है, तभी न्यायालय अपना आदेश निकाल सकता है। अगर उस आदेश की
हमने अवमानना की, हमने अपमान किया या उस आदेश को हमने एक्सेप्ट स्वीकार नहीं किया, ऐसे समय भी इस स्वतंत्रता का अधिकार एवं अंतर्गत आने वाले उपबंध ये हमारे प्रतिबंध के आधार बन सकते हैं। इसके बाद देखते हैं, किसी अपराध में लिप्त हो, किसी अपराध में लिप्त हो। यद्यपि एक इंसान को जो अपने स्वतंत्रता का अधिकार करता है, लेकिन उसने वो स्थितियां स्थापित की जो एक संवैधानिक चौकट में रहकर कार्य करने के लिए उसे संधि दिलाई गई थी, जिसे स्वतंत्रता के तौर पर कहा जाएगा, लेकिन उसने उसके उपरांत उसके विपरीत आपराधिक तौर पर या विधि नियम को खारिज करके कार्य किया हो, ऐसे समय भी उसका ये अधिकार रोका जाएगा, उसे अपराध मान लिया जाएगा और अपराध में लिप्त होने के नाते से ये अधिकार जो उपबंध उसमें प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो मैं मानता हूं कि आपके ख्याल में आया होगा कि हमने सबसे पहले क्या क्या अधिकार है, मौलिक अधिकार, उसके बाद में स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आने वाले वो सभी मुद्दे, और वो मुद्दे के बाद में अब उन सभी मुद्दों के ऊपर प्रतिबंध कहाँ लगाया जा सकता है, कैसे स्थितियों में, कौन से उल्लंघन स्थितियों में, इसके बारे में अब चर्चा चल रही है। अब इसके बाद में दूसरा मुद्दा देखते हैं हम, शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार। सार्वजनिक बैठकों में भाग लेने का अधिकार सार्वजनिक शब्दों जैसे रोका जा सकता है। अब देखिए, शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार तो हमें प्राप्त है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत जो आने वाला उपबंध है, उस शांतिपूर्ण हम सम्मेलन ले सकते हैं। सार्वजनिक जगह पे जाके किसी विशेष मुद्दों को हम प्रसारित करते हैं, प्रचलित करते हैं, इलस्ट्रेशन करते हैं, जिसके ऊपर अनेक लोग वहां पे इकट्ठा होते हैं, और जबकि वहां पे सार्वजनिक जगह पे बगैर हथियार वाले हो, हथियार वहां पे लाना मना हो, या ऐसी स्थितियां उत्पन्न न हो जो कानून का उल्लंघन करती है। यह अधिकार हमें दिया है, स्वतंत्रता के उपबंध के तहत हमें अधिकार प्राप्त हो चुका है। लेकिन सार्वजनिक शांति भंग होते ही इसे रोका जा सकता है। सार्वजनिक शांति भंग होते ही इसे रोका जा सकता है, इसके ऊपर प्रतिबंध है। अब सार्वजनिक सम्मेलन में शांति भंग होने के क्या कारण हो सकते हैं? 144 बताया, धारा 144, धारा 141, ये दो के तहत वहां का प्रशासन इसे शांति भंग के नाते से रोक सकता है। ऐसा कोई सम्मेलन चल रहा हो जिस सम्मेलन की उपस्थितियों की स्थिति से आवागमन में रुकावट हो रही हो, या इतना आवाज हो, साउंड हो, जिसकी वजह से अन्य किसी को तकलीफ हो, या ऐसी स्थितियां हो जो सार्वजनिक सम्मेलन के तौर पर देश की एकता और अखंडता के दरमियान या उनके प्रति कुछ गलत स्थितियां निर्माण हो रही हो, ऐसे समय आपको बतला दिया कि ये प्रतिबंध के काबिल हो सकता है हमारा अधिकार। अब इसके बाद देखते हैं हम, संघ या सहकारी समितियां बनाना, राजनीतिक दल बनाना, कंपनी बनाना, साझा फर्म बनाना, क्लब, व्यापार संगठन, अन्य इकाई, इस अधिकार पर राज्य प्रतिबंध लगा सकता है यदि निम्न स्थितियां हो। देखो, संघ या सहकारी समिति के संदर्भ में हमने पॉजिटिव स्थितियों में विश्लेषण किया और ये भी देख लिया इससे फायदे क्या होते हैं, देश में एकता बढ़ेगी, अखंडता रहेगी, एक में के साथ में मिलावट होगा, इधर की संस्कृति उधर जाएगी, उधर की संस्कृति का इधर परिचय होगा,
जिससे ऐसी स्थितियां बनेगी कुल मिला के कि हमारा राष्ट्र भारत संघ जो 29 घटक राज्य जो 8 केंद्र शासित प्रदेश इनसे बना हुआ पूरी भूमि के तहत भूमि का ये कॉर्नर से लेकर वोट से लेकर पूर्व से लेकर पश्चिम की तरफ हो, पश्चिम से लेकर उत्तर हो, उत्तर से लेकर दक्षिण हो, सभी स्थितियों के अंतर्गत आने वाली वो भारत माता की जमीन, वो भारत संघ देश की जमीन, सभी संस्कृतियां एक समान की मिलजुल के हो, जिससे भारतीय एकता का दर्शन सभी को प्राप्त हो। वो संस्कृतियों का बावजूद भी संघ सहकारी समितियों में ये देखते हैं हम राजनीतिक दल का गठन भी बना सकते हैं। सब विचारी लोग इकट्ठा होते हैं, एक से ज्यादा, एक विशेष उद्देश्य लेकर हमारा परिशिष्ट बनाया जाता है, जिसको रजिस्ट्रेशन किया जाता है। राजनीतिक दल भी बना सकते हैं, समितियां भी बना सकते हैं, कारपोरेशन भी बना सकते हैं, व्यावसायिक साझा फर्म भी बना सकते हैं, क्लब भी निकाल सकते हैं, व्यापार संगठन भी बना सकते हैं और अन्य इकाई का भी हम उपयोग कर सकते हैं। इतना बड़ा अधिकार हमें संविधान ने दिया है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत का उपबंध। लेकिन इसमें भी कुछ स्थितियों में राज्य सरकार प्रतिबंध लगा सकती है, जो कि हमें संविधान ने इसका रक्षक दिलाया है। बावजूद भी ऐसी कौन सी स्थितियां होती है, जरा देखते हैं। सबसे विशेष बात होती है भारत की एकता एवं संप्रभुत्व खतरे में हो, सार्वजनिक आदेश का अनुपालन नहीं होता हो। ये दो स्थितियां। भारत की एकता, एकात्मता, अखंडता, ये अधिकार के द्वारा जब दल बन गए, कंपनियां बन गई, संगठन बन गए, जो भी स्थितियां आ गई, इनके द्वारा यदि भारतीय एकात्मता एवं अखंडता के दरमियान ऐसी स्थिति निर्माण होने जा रही है कि ये विघातक हो रही है, ऐसा महसूस होता हो। भारतीय एकता, अखंडता एवं एकात्मता के लिए बनाए हुए संगठन के द्वारा जब ऐसा कुछ कार्य किया गया हो जिससे एकता, अखंडता भंग होने के आसार नजर आते हो, ऐसे समय राज्य सरकार इनको अधिकारों से प्रतिबंधित कर सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है। इसके बाद देखते हैं आभार संचरण की स्वतंत्रता। आभार जहां भी कोई बाधा ही नहीं, कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर की तरफ चलिए, कलकत्ता से मुंबई की तरफ चलिए, आंध्रा से उड़ीसा चलिए, बिहार चलिए, हिमाचल प्रदेश चलिए, कहीं भी चलिए, संचरण भारत संघ के अंतर्गत जितने भी यूटीज है, जितने भी घटक राज्य है, सभी इधर उधर जा सकते हैं। आवास संरचना, संचरण के अधिकार। लेकिन राज्य सरकार इस समय ऐसी स्थिति निर्माण होती है जो स्थितियों में इस अधिकार पे भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है सरकार की ओर से। तो जरा देखते हैं वो क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं सार्वजनिक नैतिकता एवं शरीर स्वास्थ्य खतरे में हो। सार्वजनिक नैतिकता एवं शरीर शास्त्र, शरीर, सार्वजनिक स्वास्थ्य ये खतरे में हो। आवाज संचरण करने का एक उद्देश्य था कि देश में एकात्मता दिलाई जाएगी, सभी स्टेट वालों को सभी स्टेट की संस्कृतियां उपलब्ध होगी, साधन उपलब्ध होगी, जीवन यापन की पद्धतियां उपलब्ध होगी। लेकिन इसमें ऐसा प्रतिबंध लगाने की स्टेट की ओर से क्या प्रतिबंध हो सकते हैं, इसमें हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहली बात यह होगी कि जैसा मैंने बीच में मुद्दे में कहा था कि मानव निर्मित हो या नैसर्गिक निर्मित हो, वो बीमारियां,
वो बीमारियां वो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती। अब इसके बारे में हर कोई जानता है। जैसा कि हमारे देश में बीच में एक महामारी आई थी, नैसर्गिक थी, उसको जहां स्टेट के लोग वहीं पे रोका जा सकते थे। संचालित जो चल रहा था हमारे देश के अंतर्गत, उसे रोका गया था, जिससे सभी संघ देश के अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य को हानि ना हो। जो स्थिति है उसे संभल पाए। एक दूसरी स्थिति ऐसी देखिएगा कि इसके लिए सार्वजनिक भ्रमण हेतु जो हमें अधिकार दिलाया गया है, ये दो स्थितियों में और भी राज्य सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। वो जैसा कि कई स्टेट से आने वाले व्यक्ति एक आदिवासी बहुल इलाके में चले गए और वहां पे जाकर इन्होंने उनकी संस्कृति का ह्रास कराने हेतु अपनी सुख सुविधाएं, अपनी संस्कृतियां उनके ऊपर थोपना शुरू किया, आरंभ किया। अपनी जीवन पद्धति, अपनी चाल रीतियां, अपनी दर्शन शास्त्र उनके संस्कृति पे थोपना का प्रारंभ अगर करता है, तो ऐसे समय वहां पे राज्य नए इंसान को प्रतिबंध लगा सकता है, ताकि वो जो आदिवासी की संस्कृति है वो उन्हीं के संस्कृति में उनके साथ जीवन यापन चलाए और इनका उनके ऊपर आघात ना हो। दूसरी बात बीमारियां। तीसरी बात, ऐसे कोई इंसान रहते हैं जिनके द्वारा वहां का सार्वजनिक जीवन खराब होने के नजर आता है। ऐसे समय इनको भी रोका जाता है दूसरे स्टेट में जाने के लिए। ये हमारे अधिकार पे प्रतिबंध, आभार संचरण की स्वतंत्रता के ऊपर ये स्थितियां हमारे ऊपर प्रतिबंधित किया जा सकता है। अब इसके अंतर्गत और एक बात देखते हैं, निवास का अधिकार। निवास का अधिकार भी स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत उपबंधीय एक बंध बनता है, जो स्वतंत्र का जो निवास का अधिकार। अब देखिए, यह अधिकार राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित करता है। निवास का अधिकार, यह अधिकार राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित करता है और इसके बाद ये कौन सी स्थितियों में हमारे ऊपर प्रतिबंधित हो सकता है। हमारा अधिकार प्रतिबंध लगाने के लिए कौन सी स्थितियां निर्माण हो सकती है। तो देखिएगा, निवास का अधिकार। निवास का अधिकार जनरली दो मायने में माना जाएगा। भारतीय संघ राज्य के अंतर्गत किसी भी यूनियन टेरिटरीज हो, स्टेट घटक राज्य हो, इनमें से इंसान दूसरे राज्य में निवास करने हेतु जाते हैं तो उनके दो पार्ट किए जाते हैं। एक ऐसे होते हैं कि जो कुछ दिन तक यात्रा के तौर पर चले जाते हैं, कुछ दिन वहां पे बिताते हैं, कुछ वहां पे सीखते हैं, कुछ वहां से खरीदी करते हैं, कुछ वहां पे लक्षण जो होते हैं वो अपने आप में ला लेते हैं, बाद में हमारे अपने खुद के स्टेट में चले आ जाते हैं। जो परमानेंटली नहीं जाना चाहते, जो ऐसा मान लीजिए कि व्यापारिक तौर पर, व्यवसायिक तौर पर जाते हैं, सीजन व्यवसाय जब लगता है, जैसा कि स्वेटरों का ठंड काले में स्वेटरों का सीजन होगा, धूप काले में ठंडे पानी पीने का या ठंडी मलाई खिलाने का सीजन होगा। वो सीजन होने के बाद अपने अपने राज्य की ओर चले आते हैं। वो एक प्रकार के प्रवासी है या कुछ समय के लिए निवासी, कुछ समय के लिए वहां पे निवासी। दूसरे निवास का कार्य यह होता है कि जो वहां पे एक स्टेट के दूसरे स्टेट में जाकर अपना व्यवसाय आरंभ करते हैं,
और उसी स्टेट में परमानेंट रहने हेतु निवास के लिए जगह की खरीद फरोख्त, वहां पे कच्चा माल से पक्का माल से निवास तैयार करना और वहां पे रहने लायक उस संबंधित नगर के प्रशासन की ओर से सभी स्थिति नियमावली की परिपूर्णता करने के बाद उस मकान में रहने के लिए हमेशा के लिए चले जाना, ये निवास की दूसरी स्थितियां होगी, जो कि वहां की बहुत सारी कानूनी तौर पर निवास हेतु लगने वाली स्थितियां जो कानून के तौर पर होते हैं वो इन्हें प्राप्त करना होगा, जो परमानेंट निवास हेतु सुविधाएं होगी। ये दूसरा निवास का प्रकार होगा। इससे क्या होता है, हमारे देश में अखंडता महसूस होती है कि देश के कहीं भी जाकर हम हमारा व्यापार भी कर सकते हैं, व्यवसाय भी कर सकते हैं, उत्पादन के कार्य भी कर सकते हैं। हमारा सेवा उद्योग जैसा टीचिंग फील्ड है, जैसा इंश्योरेंस फील्ड है, जैसा कुछ हम बेचते हैं सेवा उद्योग, कुछ हमारे दिमाग की ओर से काम किया जाता है, कोचिंग क्लासेस से जो भी स्थितियां है उसके लिए सेवा जो प्रगतिकरण हम करते हैं, वो भी एक हमारी वहां पे जाकर संस्कृति बनाने के आधार पर कार्य होता है। वो सेवा उद्योग करने हेतु भी हम वहां पे निवास करते हैं। ऐसे समय गवर्नमेंट हमारे ऊपर निम्न स्थितियों में प्रतिबंध लगा सकता है। अब सबसे पहले बात तो एक आपको माननी पड़ेगी, आपको पता होगा सबसे ऊपर का अनुवाद आएगा भारतीय एकता एवं अखंडता तथा भारतीय एकात्मता के बीच में अगर कुछ गलतियां होने की संभावनाएं हमारे ओर से कराई जाएगी। दूसरी बात, वहां का सार्वजनिक स्वास्थ्य, जैसा कि हमें वाक का हमें स्वतंत्रता प्रदान की है, उसके बाद में हमारी अभिव्यक्ति वाक के द्वारा हो या लिखने के द्वारा हो या वर्तमान पत्र के द्वारा हो वहां पे फैलाते हैं, उसके द्वारा यदि संवैधानिक स्थितियों में हमने गलती करना आरंभ किया हो या वहां के कानून स्थिति के अपोज में विरुद्धार्थ में कार्य करना शुरू किया हो, ऐसे समय वहां पे यह अधिकार का, हमें निवास के अधिकार का, हमें वहां का राज्य प्रतिबंध लगा सकता है। ये बात ख्याल में रखना। और मैं डिटेल दे रहा हूं, जहां तक परीक्षार्थियों का सवाल है वो ख्याल से सुनेगा, ये आपके काम में आ सकता है। इसके बाद देखते हैं व्यापार या व्यवसाय। भारतीय संविधान ने हमें जो से मूल अधिकार दिलाए हैं, जिसे मूलता के तौर पर माना जाता है, जिसे संविधान से हमें सुरक्षितता प्रदान की गई है, ऐसे में स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आने वाला व्यापार एवं व्यवसाय हम कहीं भी कर सकते हैं। संघ देश के अंतर्गत कहीं भी कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थितियां जब निर्माण होती है कि उससे संबंधित घटक राज्य या शासन हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाया सकता है, की ओर से लगाया जा सकता है, ये भी स्थिति निर्माण होती है। तो थोड़ा हम देखते हैं व्यापार या व्यवसाय। लाइसेंस जरूरी, तकनीकी व्यवस्था जरूरी, निर्बंध आएंगे, अनैतिक कृत्य, स्पोर्ट के उत्पादन तथा बगैर लाइसेंस। अब एक लास्ट मुद्दा होगा कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत एक लास्ट उपबंध होगा ये कि व्यापार व्यवसाय करने की अनुमति हमने हमारे मूल अधिकारों ने, जो स्वतंत्रता का अधिकार उसके मुताबिक प्राप्त हो चुकी है। लेकिन जब हम व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं,
या उत्पाद के क्षेत्र में हम कारोबार करते हैं, इस राज्य से उस राज्य में जाकर भारतीय संघ के अंतर्गत कहीं भी, ऐसे समय कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जिसे संबंधित घटक राज्य की ओर से अनुमति तो प्राप्त करनी होती तथा हमें लाइसेंस संबंधित कारोबार या व्यवसाय करने हेतु प्राप्त करना होगा। यद्यपि हम व्यवसाय कर रहे हैं, वहां पे जाकर काम कर रहे हैं, हमारे पास लाइसेंस नहीं है, ऐसे समय क्या होगा, लाइसेंस यानी विज्ञप्ति अत्यंत अनिवार्य होगी, तब जाकर हम अन्य कई जगह पे हमारा व्यवसाय आरंभ कर सकेंगे। शिवाय अनुज्ञप्ति के नहीं कर सकते। एक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई होगी या ठोस आधार होगा प्रतिबंध का। दूसरी बात हम देखते हैं, यद्यपि एक टेक्निकल इंडस्ट्रीज हम वहां पे डाल रहे हैं, टेक्निकल इंडस्ट्रीज के संदर्भ में अनुज्ञप्ति तो जरूरी होगी। शिवाय इसके उस सेक्टर में कार्य करवाने हेतु हमें टेक्निकल वर्कर लगेंगे जो टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त कर चुके हो। अगर हमारे पास टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त की अर्हता नहीं है और हम वहां पे जाके इंजीनियरिंग सेक्टर में कार्य कर रहे हैं, ये मुनासिब नहीं होगा। ऐसी स्थिति में भी संबंधित राज्य इस कारोबार को प्रतिबंधित कर सकता है। और अंत में ऐसे मुद्दे हैं कि जो व्यवसाय से, कारोबार से, व्यापार से वहां पे अनैतिकता की स्थितियां तैयार ना हो। हमने ऐसा व्यापार किया, हमने ऐसा एक व्यापारिक क्षेत्र ढूंढा कि जिस व्यापारिक क्षेत्र में नैतिकता के बजाय, व्यापार के बजाय अनैतिकता वहां के सार्वजनिक जीवन को, सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरापद बनाएगी, खतरों के प्रति ले जाएगी। ऐसी अनैतिकताएं उस क्षेत्र से, व्यापार क्षेत्र से जुड़ी ना हो, जो समाज के अच्छे स्वास्थ्य को खराब कर देगा। अब इसके बारे में आप खुद ही समझदार है, आप समझ लेते हैं। दूसरी बात, स्फोटक का उत्पादन, स्फोटक का उत्पादन, जैसा कि ज्वलनशील कुछ आम्लधर्मीय पदार्थ होते हैं जो द्रव्य रूप में रहते हैं, कुछ ऐसे वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जो उत्पादन के जरिए से स्फोट होने का निर्माणाधीन स्थिति तैयार होती है। ऐसे विषय के पदार्थ होते हैं जिससे समाज जीवन पे, समाज स्वास्थ्य पे पूरी तरह से गलत स्थितियां पैदा होती है। ऐसे स्थितियों में भी यह, इसके अलावा अन्य मान लीजिए जैसा कि बाल के जिस कार्य से कानून प्रतिरोधक स्थितियों में होगी उनकी उम्र, ऐसे उम्र वाले बालक स्थितियां जो कार्य भी कर रहे हो लेकिन वो उम्र उन्हें परमिशन संबंधित क्षेत्र में कार्य करने की नहीं दिलाती, ऐसे बाल के जिसको आपने काम पे लगा लिया हो और कानूनी तौर पर उनकी उम्र अभी ना हो, अगर ऐसी स्थिति यहाँ पे देखी जाती है तो राज्य उस व्यवसाय को भी प्रतिबंधित कर सकता है। कुल मिला के आपको अनैतिक कृत्य, उत्पादक के क्षेत्र स्फोटक का, तथा जहाँ पे लाइसेंस की जरूरी है, विद्या की भी जरूरी है, वो नहीं है, ऐसे समय भी आपको व्यापार या व्यवसाय इस स्वतंत्रता मूलाधिकार के अंतर्गत आने वाला उपबंध, इसके ऊपर राज्य प्रतिबंध लगा सकता है। तो देखिएगा स्टूडेंट, आज हमने
जो हमें कुल मिला के संविधान ने भारतीय नागरिक को से मूलाधिकार दिलाए थे, उसमें से आज हमने स्वतंत्रता का मूलाधिकार, और इस स्वतंत्रता का मूलाधिकार के अंतर्गत हम स्वतंत्रता के तौर पर, निजता के तौर पर, निजी क्षेत्र के तौर पर कौन कौन से प्रकार से कार्य कर सकते हैं या कौन कौन से अधिकार का इस्तेमाल पॉजिटिव क्षेत्र में कर सकते हैं या जिसे कौन से क्षेत्र में प्रतिबंधित भी किया जा सकता है संबंधित घटक राज्य की ओर से। इन सभी के बारे में आज हमने डिटेलता के साथ ये क्लास देख लिया। आशा करता हूं कि अगर इस क्लास से आपको कोई फायदा होता होगा, हो सके तो जरूर जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे देखिएगा। जैसा कि स्पर्धात्मक परीक्षा दिलाने वाले स्टूडेंट तो देख ही रहे होंगे या उन्हें देखना भी चाहिए, वो कोई भी परीक्षाएं हो, तो दर्शकों को भी मैं ये कहना चाहूंगा, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हो तो या देखते हो किसी की ओर से, तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाला टोटल नोटिफिकेशन जो ये भारतीय पॉलिटी व्यवस्था के संदर्भ में होगा इस चैनल के जरिए, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत का राज्य कारभार एवं भारत संघ के देश के पदाधिकारी सब व्यवस्थाएं किस तरह से चलाई जाती है, ये चैनल आप तक बिना मूल्य पहुंचा रहा है। केवल मैं इतनी रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी से, आप इसे सब्सक्राइब करने में जरूर जरूर मुझे सहयोग दीजिएगा ताकि ये चैनल चलता रहे और आप तक सभी के लाभ के हित में ये कार्य होता रहे। मैं राष्ट्रीय शासन IAS एकेडमी दिलीप सुरोसे आप सभी से विदा लेता हूं और अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।